मैं डॉक्टर दिग्विजय यादव आपका स्वागत करता हूँ। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का रिजल्ट आया है, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पिछले लगभग 1.5 महीने से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, लेक्चर भी नहीं दे पा रहा था। उसकी एक वजह थी कि मैं एक प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ हिस्ट्री के पे, और उसमें काफ़ी व्यस्त चल रहा था, जिसकी वजह से जो है मैं आपके सामने नहीं आ सका। इसके बाद लेकिन इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आपके सामने मैं उपस्थित होता रहूं सोशल मीडिया के माध्यम से। आज मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि मैंने जो मेरा इंटरव्यू हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें कि मेरे 24 में से 20 नंबर आए थे, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी। और ये मेरा पहला इंटरव्यू नहीं था आरपीएससी में, उससे पहले मैंने आरएएस में 3 बार इंटरव्यू दिए थे, और एक बार को छोड़ के मेरे हमेशा इंटरव्यू में नंबर अच्छे आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे होंगे। ये इंटरव्यू बहुत इफेक्टिव होते हैं, जो 24 नंबर होते हैं, क्योंकि आपका 200 नंबर का रिटर्न है, 24 नंबर की आपका इंटरव्यू है, और 224 में से आपकी मेरिट बनेगी। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 24 नंबर, क्योंकि मैंने जो हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन होने से रह गए थे, जिनके इंटरव्यू में मार्क्स कम थे। और कई ऐसे कैंडिडेट्स केवल इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही सफल हो गए थे, जिनके रिटर्न में काफी कम नंबर थे। तो इसलिए इंटरव्यू बहुत ही मेजर रोल निभाता है आपकी मेरिट को डिसाइड करने में और आपके सिलेक्शन को करने में। तो मैं आपको बेसिकली 4 चीजें बताने का प्रयास करूंगा जो मैंने सीखा इंटरव्यू बोर्ड्स के माध्यम से। बहुत सारे इंटरव्यू बोर्डों में के सामने मैं उपस्थित रहा हूँ, मॉक इंटरव्यू काफी दिए हैं। तो क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सबसे 4 इंपॉर्टेंट चीजें, मैं फर्स्ट चीज पे जाऊंगा कि आपको जिस जिले से आप बिलोंग करते हो, उसको बहुत ही डीपली आपको उसको एनालाइज करना है। उसकी कल्चर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, वो सारे एस्पेक्ट आपको उस पर आपको उसको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, तो भरतपुर की ज्योग्राफी क्या है, भरतपुर की हिस्ट्री क्या है, भरतपुर का इतिहास क्या है, कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं भरतपुर की धरती पर, और किस किस दौर में भरतपुर ने क्या अग्रणी भूमिका निभाई है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मेरा राजकुमारी गुजर का बोर्ड था, और मैडम ने जो है पहला क्वेश्चन ही मेरे से मेरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर किया था, और काफी 5 मिनट तक वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछती रही थी। जैसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड क्या होता है, इसके क्या क्या घटक होते हैं, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये भी उन्होंने मुझसे पूछा था। तो आप हर एस्पेक्ट को आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू आता है कि आपकी हिस्ट्री के संदर्भ में आपकी संकल्पनाएं जो है वो क्लियर कट होनी चाहिए। यदि आप किसी चीज पे स्टैंड ले रहे हो तो आपको उसके विषय में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके तथ्य ज्ञान की परीक्षा जो है वो पेपर में हो चुकी है, और जो बोर्ड मेंबर बैठेंगे, चेयरपर्सन के अलावा जो 2% बैठे रहते हैं, वो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं अपने फील्ड के। मैं इंटरव्यू दे रहा था तो जो मैं उनको नहीं जानता था कि वो 2 लोग कौन थे, लेकिन वो मेरे हिसाब से दोनों रिटायर्ड पर्सन थे, रिटायर्ड प्रोफेसर थे, और बहुत इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने जो मुझको ग्रिल करना स्टार्ट किया था। तो वो आप जब इंटरव्यू बोर्ड में तभी टिक पाते हो जब आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होते हैं। जैसे कि मेरे से पूछ लिया था उसमें से काफी सारे, मतलब ऑलमोस्ट 25 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। तो उसमें से एक यही पूछ लिया था कि आप गुप्त युग स्वर्ण युग मानते हैं या नहीं मानते। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मानते हो या नहीं मानते, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी स्टैंड ले रहे हो उसके पक्ष में आपके पास सॉलिड एविडेंस होने चाहिए, सॉलिड आपकी तर्क होने चाहिए, क्योंकि वो आपके तर्क को काटते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। उसको जवाब देने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। तो अभी जो एक लंबा टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है, इंटरव्यू काफी लंबे चलेंगे,
तो आप प्लीज जो हिस्ट्री की अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़िए। आप फैक्ट्स जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, आप जो मेजर इश्यूज हैं हिस्ट्री के अंदर आप उनको आप एड्रेस कीजिए। मुगलों की धार्मिक नीति है, हिस्ट्री का सबसे अच्छा शासक कौन सा है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी अवधारणात्मक नॉलेज को परख करेंगे, जो आपके हिस्ट्री में आपकी डेप्थ कैसी है, आपकी नॉलेज कैसी है, इसको जज कर लेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन से वो पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल में स्टूडेंट जो है वो कितनी उसको इन डेप्थ नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, या वो बस वो रटंत विद्या मार के उसने तथ्यों की कोई पुस्तक पढ़ ली और वो देने आ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि आपकी बेसिक्स जो हैं हिस्ट्री के वो बहुत क्लियर कट होने चाहिए। विचारधारा आपकी कोई भी हो, लेकिन उसके पक्ष में आपके तर्क बहुत ही मजबूत होने चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं ये कहूंगा कि आप कभी भी इंटरव्यू बोर्ड के साथ ना खेलें। ना खेलने का मतलब ये है कि कभी भी आप ये ना समझ लें कि आपसे कोई क्वेश्चन हल्के में पूछा जा रहा है मेंबर के द्वारा, तो उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। आप कभी भी एक गलत फहमी ना पालें, कभी भी ब्लफ ना खेलें इंटरव्यू बोर्ड के साथ। यदि आपको किसी चीज में डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप बीच में फंस गए हैं क्वेश्चन के बीच में जाके, तो आप वहां सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने से आपका हित नहीं होगा, बल्कि ये विनम्रता दिखाता है आपकी। यदि आपको या आपके साथ पहले ही क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि आपको उसका आंसर नहीं आता, तो आप उसको गलत आंसर देने की कोशिश मत कीजिए, तुक्का मत मारिए, अंदाजे पे मत चलिए, बिल्कुल भी। ये आपके बिल्कुल रून कर देगा आपके इंट्रो को। बस आप जैसे हैं आप वैसा बताने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज के विषय में, यदि आप नहीं जानते हैं किसी के बारे में, तो आप क्लियर कट उसमें आप सॉरी बोल दीजिए। आपसे पूछ सकते हैं कि पहली बार भारत में स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए। अब एक क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आप हो सकता है उस वक्त आपको याद नहीं आए, तो आप बोल दीजिए क्लियर, सर सॉरी मुझे याद था लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पे आप इंटरव्यू बोर्ड के साथ बहस मत करिए। कई बार ऐसे विचारधारा क्वेश्चंस आ जाते हैं, विचारधारा बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जहां आपकी विचारधारा बहुत स्ट्रांग होती है उस पर, और हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड वाला जो है बिल्कुल उसके अगेंस्ट विचारधारा वाला हो। और हिस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा संभावना होती है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस होते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार होते हैं, सबॉल्टन हिस्टोरियंस होते हैं, और वो आपको परखने का प्रयास करते हैं कि आप कितने ज्यादा रिजिड हैं। तो आप अपनी विचारधारा, आप किसी भी विचारधारा को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बहुत ही लिबरल रहें, किसी विचारधारा विशेष के पक्ष में बहुत ज्यादा झुकाव प्रदर्शित ना करें। और यदि वो कोई ऐसा बहस का मुद्दा आ गया है, तो आप उसमें एग्री कर जाएं इंटरव्यू बोर्ड के साथ, उसके साथ बहस में ना हो। तथा तीसरा पॉइंट जो था मेरा, वो ये था कि इंटरव्यू बोर्ड के साथ किसी भी प्रकार की बहस में ना उलझें, इंटरव्यू बोर्ड के साथ किसी प्रकार का ब्लफ ना खेलें, इंटरव्यू बोर्ड के किसी भी प्रश्न को अंदाजे और तुक्के के आधार पर देने का प्रयास ना करें। क्वेश्चन नहीं आता सॉरी बोल दें, क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है तो उसमें आप सामने वाले के मत को स्वीकार कर लें, अपने मत को उस पर थोपने का प्रयास ना करें। जैसे पूछ सकता है कि औरंगजेब में और सॉरी अकबर में और महाराणा प्रताप में कौन महान है, तो इसका आंसर बहुत तरह से दिया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ी देर में एहसास हो जाएगा कि इंटरव्यू बोर्ड वाला क्या सुनना चाह रहा है। और यदि आप उसके खिलाफ जा रहे हो, विपरीत जा रहे हो, तो अपने आप को तुरंत मॉडिफाई भी कर लीजिए। ये एक स्मार्ट जो इंटरव्यू देने वाले की खास विशेषता होती है कि वो परिस्थितियों को पहचान लेता है कि माहौल कैसा है, तो उसके हाव भावों को देखकर, उसको देखकर तो अपने विचारों को थोड़ा सा जो है लीनियन भी कर लेना चाहिए, और बहुत ज्यादा किसी भी एक्सट्रीम मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। मध्यम मार्ग सर्वोत्तम मार्ग होता है। जब तक वो बिल्कुल आपको एकदम ग्रिल ना कर दे, तब तक आप ऐसी हार्श परिस्थितियों से बचने का प्रयास करें। चौथा और लास्ट, बाकी बहुत सारे और भी पहलू हैं। लास्ट पहलू ये है कि आप जो है वो यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर लें, ब्लैक बोर्ड पर कोई भी एक लेक्चर की तैयारी कर लें। क्योंकि मैं जब गया था तो मुझसे वहां पर बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर आपसे कुछ भी आप चैप्टर पूछ सकते हैं।
कोई भी आपसे पाठ को प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। मुझे कहा था कि आपकी पसंद का कोई भी आप हमें पढ़ा के बताइए, आप कैसे पढ़ाएँगे आप? और एक्चुअल में उस वक़्त मैं स्कूल लेक्चरर में ही मेरा चयन हो चुका था। तो मैंने एक टॉपिक ले लिया था कला के ऊपर, गांधार कला और मथुरा कला का तुलनात्मक अध्ययन। तो मैंने उसको पढ़ा के बताया उनको 5 मिनट थोड़ा, तो वो समझ गए इसको, हाँ नॉलेज है। किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों को समझाते हैं, क्या एनालिसिस होता है, तो वो चीज़ बड़े गौर से देखते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हर अभ्यर्थी को वो ब्लैक बोर्ड पे भेजेंगे, लेकिन हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वो ब्लैक बोर्ड पे भेजते हैं। तो आप एक ब्लैक बोर्ड पर इसकी तैयारी भी करें, कि आपसे पूछा जा सकता है कि यदि आप में से बहुत सारे एग्जिस्टिंग स्कूल लेक्चरर आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपसे पूछ सकते हो, नहीं है तो भी पूछ सकते हैं। तो अपना कोई एक लेसन तैयार कर लें। ज़्यादातर टाइम तो आप पे ही छोड़ते हैं कि आप एक लेसन आप पढ़ा के बताइए हमें, कैसे पढ़ाओगे आप स्टूडेंट को। वो आप अपनी अच्छी तैयारी कर लें और उस लेसन को इस तरह से तैयार करें कि उससे यदि वो क्रॉस क्वेश्चन पुट करें, तो आप उसको जवाब देने की स्थिति में हो, तो उसका अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर लें। जो आपका फील्ड मजबूत है, हिस्ट्री का जो पार्ट आपका मजबूत है, उसको उसी टॉपिक को वहाँ से चयन करें। तो ये मेरे 4 जो है बेसिक जो हैं वो ऑब्जर्वेशन है मेरे इंटरव्यू के, और उससे पहले जो मैंने इंटरव्यू दिए थे। यदि आप इन 4 पहलुओं पर आप गौर करेंगे और उन पे आप अभी से ध्यान देंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अंक लेके पास होंगे। और मेरी आपको ये शुभकामनाएँ कि आप बहुत अच्छे अंक लेकर इंटरव्यू में पास हों और एज़ ए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप सेवा में आएँ। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा कि मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ था और मैंने कैसे बोर्ड का सामना किया। तो ये और एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, जो मैं आने वाले कुछ ही दिनों में आपके सामने लेके आऊँगा। जब तक के लिए आपका बहुत-बहुत